चलिए गाइस, ऑनलाइन क्लासेस में आपको उनका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करते हैं आज की हम क्लास। और कल हम लोग जो पढ़ चुके थे आईपीसी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर सेकंड को स्टार्ट किया हुआ था, तो थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हुए चलते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता का ये डायरेक्ट मैंने लगा लिया है यहाँ पर। और देखिए जरा, सभी लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है ना? ये भारतीय दंड संहिता दिख रही है सभी को? एक बार थोड़ा सा यस प्लीज सर। कंफर्म कर दीजिए। क्लियर है ना सभी? क्लियर, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज की न्यू क्लास। देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए जरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हम प्रस्तावना की बात भी कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। अब हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं सीधे से। ये देखिए डायरेक्ट मैंने लगा दिया है। सेकंड चैप्टर जो यहाँ पर रिलेटेड है, ये है साधारण स्पष्टीकरण, यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करें। सेक्शन 6 में दी गई थी कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। तो ऐसी कौन से होंगे जो अपवादों के अध्ययन समझे जाएंगे, इसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात कहा गया कि सेक्शन 76 से लेकर के जो 106 तक जर्नल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये संहिता में जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं, जो सेक्शन फर्स्ट से लेकर के 511 तक के हैं, वो जर्नल एक्सेप्शंस के अधीन रहेंगे। ऐसा ये कहा गया। जर्नल एक्सेप्शंस कहाँ दिए गए हैं? जर्नल एक्सेप्शंस दिए गए सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक। तो ये सभी को क्लियर है इतना गाइस? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सेक्शन 7 में हमने यह कल पढ़ा हुआ था कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव क्या होता है। अगर किसी भी चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर दी गई है आईपीसी में, तो उसका मतलब वही होगा पूरी आईपीसी में, बार बार उसका मतलब नहीं बदलेगा। सेक्शन 8 में हमने यहाँ पर लिंग की बात की हुई थी कि पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो। नर और नारी की हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। सेक्शन 8 में जेंडर की बात करता है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 9 में हम यहाँ पर वचन की बात करेंगे। वचन यानी कि जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के अंदर बहुवचन आता है और बहुवचन के अंतर्गत एक वचन आता है। ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और जूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, एक मिनट, कितना क्लियर हो गया? हाँ, ज़्यादा हो गया तो एक सेकंड रुकिएगा गाइस। देन 15 पर सेट करके देखें। हाँ, इतना थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब चलिए सेक्शन 9 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो सेक्शन 9 आप देख रहे हैं, इसकी तरफ हम लोग देखें। एक सेकंड, ठीक है? अभी सही दिख रही है सभी को स्क्रीन? वचन के संबंध में हमने देखा कि एक वचन के अंतर्गत बहुवचन आता है, और ये बहुवचन और बहुवचन के अंतर्गत एक वचन इंक्लूड होता है। सेक्शन 10 में हमने स्त्री और पुरुष के बारे में पढ़ा था कि स्त्री किस आयु के जो लोग होंगे उनको स्त्री कहा जाएगा, कौन सी आयु के लोग होंगे उनको पुरुष कहा जाएगा। ऐसा हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। पुरुष के लिए यहाँ पर देखिए सब सीधी सी बात की गई कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर की बात करते हैं। स्त्री के लिए हम यहाँ पर बात करें, स्त्री किसी भी आयु की मानव नारी की यहाँ पर बात करें। सेक्शन 11 में हमने व्यक्ति के बारे में पढ़ा। व्यक्ति में कौन कौन से आएंगे? कोई भी कंपनी भी आ जाएगी, संगम भी आ जाएगा, व्यक्ति निकाय चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, ये व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ये कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 12 में हमने लोग की बात की कि पब्लिक क्या होगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस का एक बहुत बड़ा रोल है कि ये ऑफेंस में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देता है, एक्ट को ऑफेंस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम अगर मानहानि की बात करें, तो कल एक एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई मैम को कोई पत्र लिखती हैं, और पत्र केवल एक दूसरे के बीच में गाली गलौज भी होता है पत्र के माध्यम से, लेकिन किसी थर्ड व्यक्ति को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है, जब पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए। तो सेक्शन 13 की हम लोगों ने बात की हुई थी, ये ऑलरेडी रिपील्ड हो चुका है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 14 पर हम नज़र डालते हैं, सरकार का सेवक किसे कहते हैं। तो सरकार के सेवक की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा।
सरकार का सेवक शब्द जो है ना, सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन, या तो सरकार ने अपने प्राधिकार के द्वारा किया गया हो या सरकार के अधीन कोई भारत के भीतर या उस रूप में बने रहने दिए गए हैं, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक हैं। तो भारत के भीतर बने रहने का मतलब ये देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके समय भी कुछ अपॉइंटमेंट्स किए गए होंगे पहले, तो अगर उनको भारत में मान लिया गया कि भाई ये इस ऑफिसर ये इस पद पर रहेगा, तो उसको भी हम यहाँ पर भारत सरकार के अधीन मान लेंगे। दूसरा क्या है, ऐसे जो भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए हों ऐसे लोगों को भी हम मानते हैं कि ये सब भारत सरकार यानी कि सरकार के सेवक हैं, चाहे वो स्टेट कर्मचारी हों और चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों, चाहे वो स्टेट के कर्मचारी हों, दोनों के बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 15 की। तो सेक्शन 15 पर एक नज़र डालिएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 15 पर हम अगर नज़र डालते तो ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशंस दी गई थी, जिसको विधि अनुकूलन आदेश 1937 के अनुसार इसे रिपील कर दिया गया, जैसा आप यहाँ पर ब्रैकेट में दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 16 को थोड़ा सा नज़र डालते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो परिभाषा की बात की गई है, ये भारत शासन यानी कि भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा भी इसको भी रिपील कर दिया गया। अब हम सीधे चलते हैं सरकार की बात करते हैं कि सरकार आप किसे कहेंगे कि कौन सी सरकार है। तो सेक्शन 17 पर एक नज़र डालते हैं, सेक्शन 17 की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। ये रहा सेक्शन 17। सरकार जो शब्द है वो सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया। सरकार यानी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की राज्य सरकार होता है। देखिए दो सरकारें हमारे यहाँ पे काम करती हैं जनरली, और उन सरकारों के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मिलेगा केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार की बात करते हैं। तो केंद्र में अगर हम यहाँ देखें, केंद्र का मतलब जो भारत सरकार के अधीन जो लोग कार्य कर रहे हैं वो सब केंद्र सरकार हो गए। और जो राज्य सरकार होती है, जैसे देखिए 7 टेरिटरीज़ हैं हमारे यहाँ पर, ये सब क्या हैं, केंद्र सरकार द्वारा शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, सॉरी केंद्र सरकार, ठीक। और जो 29 जो स्टेट की बात की गई यानी कि राज्य की बात की गई है, वो राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ पर मुख्यमंत्री का शासन चलेगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 7 टेरिटरीज और 29 जो स्टेट हैं ये सब राज्य हो जाएंगे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुसार ही कार्य यहाँ पर सरकारों के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं, देखिए सरकार के अधीन सरकार, केंद्रीय सरकार या फिर राज्य में राज्य सरकार, दोनों को ही मान लेंगे, सरकार के अंतर्गत दोनों आती हैं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 18 में भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय राज्य का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। कौन सा, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे बदल दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर राज्य भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जो कि भारत कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 19 में हम यहाँ न्यायाधीश की बात करते हैं कि न्यायाधीश हम किसे कहेंगे। तो न्यायाधीश के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश शब्द से न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिप्रेत हो, किंतु हर व्यक्ति का भी द्योतक है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, न्यायाधीश शब्द का मतलब है जिसे सरकार के द्वारा या हाईकोर्ट के द्वारा या किसी के द्वारा शक्ति से एम्पावर्ड किया गया हो, उसे सशक्त किया गया हो न्यायाधीश का कार्य करने के लिए, तो उसे हम न्यायाधीश कह सकते हैं। फिर यहाँ डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं इसकी तरफ देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 19, न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिप्रेत हो। कैसे पद रूप की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी जो पद रूप से न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, किंतु उस व्यक्ति हर व्यक्ति का भी द्योतक है। क्या कह रहे हैं, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो न्यायाधीश का कार्य करता हो। कौन कौन से देखिए जरा, जो किसी विधि कार्रवाई में चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, विधि की कार्रवाई में चाहे वो सिविल हो, देखिए क्या कह रहे हैं, चाहे वो सिविल हो या फिर यहाँ पर दांडिक हो, कोई सी भी विधि हो सकती है, ठीक है। तो उसके अनुसार अगर वो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जो किसी कार्रवाई में चाहे वह सिविल हो या फिर दांडिक हो, तो या तो सिविल कार्रवाई हो सकती है, दांडिक कार्रवाई हो सकती है। अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय
जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए। अगर अपील नहीं हुई है और निर्णय उसका अंतिम हो जाए तो ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए या देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, अथवा तो इस जो सशक्त किया गया इसे हम क्या मान लेंगे कि ये व्यक्ति अब न्यायाधीश है। ठीक है, इस उस केस में जिसका निर्णय हो गया और उसकी कोई अपील नहीं हुई है, इस बात पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये न्यायाधीश हो गया। देखो कौन सी कार्रवाइयाँ, यहाँ विधि की किसी भी कार्रवाई की बात की गई, कौन कौन सी हो, चाहे वह सिविल हो पहला, और या फिर यहाँ पर दांडिकी हो, और उसका अंतिम निर्णय ऐसा निर्णय हो जिसके विरुद्ध अपील ना हो या तो अपील ना की गई हो, और अगर अपील की भी गई है तो वो निर्णय अंतिम हो जाए। ठीक, और जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अगर पुष्टि के लिए भेजा गया तो वो उसे पुष्टि करके उसी का जजमेंट बना रहने दिया जाए, तो उसे मान लेंगे कि ये विधि द्वारा सशक्त किया गया है, इसको मजिस्ट्रेट कह सकते हैं। दूसरा ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो उस व्यक्ति निकाय में जो निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, इसके द्वारा विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। चलिए अब यहाँ जरा हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। दृष्टांत पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिएगा, जो दृष्टांत है इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए का नंबर में अगर हम यहाँ पर जरा ध्यान देते हैं, का नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी बाद में अधिकारता का प्रयोग करने वाला कोई कलेक्टर भी न्यायाधीश है। कौन सा? जो 1859 के अधिनियम 10 के अनुसार है। ठीक, खा नंबर में जरा ध्यान दीजिएगा, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तो किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना, कारावास या दंड देने की शक्ति प्राप्त है, उसे हम न्यायाधीश मान लेते हैं। अब चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होती है। भले उसकी अपील होती हो या ना होती हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगला जरा ध्यान दीजिएगा, ग नंबर में मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य है, वो भी क्या मान लिया जाएगा कि न्यायाधीश है। हाँ में ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणा सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। देखो यहाँ क्या कह दिया, जरा ध्यान देना, घ नंबर वाले पॉइंट में यहाँ पर ये न्यायाधीश नहीं माना गया। देखो कौन कौन है, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणा सुपुर्द करने की शक्ति है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर वो मैटर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं मानेंगे। ठीक, कि किसी मजिस्ट्रेट ने अगर अपना एक जगह से केस दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको हम न्यायाधीश मान लेंगे, बस इसको न्यायाधीश नहीं मानेंगे। जो लोग सुनवाई कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, उन लोगों को हम न्यायाधीश मान सकते हैं। सेक्शन आपने 19 में ये पढ़ा। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 20 की। यहाँ पर 20 पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 20 की तरफ हम लोग बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कमलेश जी आपको डायरेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 20 में न्यायालय की बात की गई कि न्यायालय क्या होगा। देखिए जरा यहाँ पे सेक्शन 20 की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, सेक्शन 20 में न्यायालय क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। कैसे किया गया हो? विधि द्वारा उसे सशक्त किया गया हो अकेले ही, और क्या कार्य करने के लिए? न्यायिकता का कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो तब होता था। तो जिस अकेले को ही अगर न्यायाधीश का कार्य करने के लिए उसे किया गया हो तो उसे हम मान लेंगे कि ये न्यायालय की श्रेणी में आता है और ये न्यायालय है। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं आप 20। न्यायालय शब्द की डेफिनेशन से हम अगर बात करें तो उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का, निकाय मतलब जिसमें ग्रुप में जो करते हैं उन लोगों को भी हम मान लेंगे। जैसे 4 न्यायाधीशों की बेंच हो, 5 न्यायाधीशों की बेंच हो, उसको भी हम क्या मान लेते हैं, एक निकाय हो जाता है। जिसे
एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो घोतक है। किस चीज़ का? न्यायालय का। कहा गया कि अगर कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश का कोई निकाय अगर न्यायिकता का कार्य कर रहा हो तो उसे हम यहाँ पर कोर्ट की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि न्यायालय उसे कह सकते हैं। इलस्ट्रेशन के रूप में जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे बातों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, उसे भी हम क्या मान लेंगे कि ये भी न्यायालय है। कौन सा? मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अनुसार सेक्शन 20 में अगर न्यायालय की बात पूछी जाए तो इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए गाइस, हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 21 का लोक सेवक की बात करते हैं कि लोक सेवक क्या होगा। देखो, लोक सेवक के बारे में अगर हम सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 की थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर, तो बिल्कुल लगभग सेम जैसा लगता है। जैसे आप वहाँ पर पढ़ते हैं, आपने वहाँ पर क्या पढ़ा कि कौन सा व्यक्ति राज्य की श्रेणी में आएगा, तो वहाँ कह दिया गया कि राज्य की श्रेणी में वो लोग आएंगे जो संसद द्वारा तो विधि द्वारा अवधारित करें बना करके, या फिर अगला एक काम और ये हो सकता है कि संसद विधि द्वारा अवधारित ना करे लेकिन वो सरकार के द्वारा कोई पारिश्रमिक कोई ऐसी चीज़ें वो पाता हो, पारिश्रमिक के रूप में धन पाता हो, तो उसे हम मान लेंगे कि ये व्यक्ति सरकार है और सरकार की उसमें आता है नियोजन में, और इसे हम राज्य की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाइए जरा सेक्शन 21 की तरफ हम लोग थोड़ा सा चलें। तो सेक्शन 21 पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिए जल्दी से। यहाँ हम बात कर रहे हैं लोक सेवक कौन होगा। लोक सेवक का मतलब कौन? ऐसा जो पब्लिक की सेवा करता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट, और जिसको भारत सरकार के द्वारा या उसके द्वारा शक्तियों से एम्पावर्ड किया गया हो। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या बात की गई है सेक्शन 21 में। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के घोतक हैं जो 35 में पश्चात निम्नलिखित वर्णों में आता है। कौन कौन से वर्ण जो नीचे ये लिखे हुए हैं। एक नंबर यहाँ से ये रिपीट हो गया है। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखो दूसरा में क्या कहा कि भारत की सेना में नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, ये क्या मान लिया जाएगा? ये लोक सेवक की श्रेणी में आएगा सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो भी हम उसे क्या मान लेंगे कि ये व्यक्ति भी न्यायाधीश इसकी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। कौन कौन आते हैं देखिए जरा ध्यान दीजिए। हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत कोई भी आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक, विधि के द्वारा उसे एम्पावर्ड किया गया हो न्यायिक कार्यों के लिए, तो उसे हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति लोक सेवक है। देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए थोड़ा सा हम इसको स्पीड में लेंगे। इसके अंतर्गत देखिएगा, न्यायालय का हर ऑफिसर लोक सेवक माना जाएगा जिसके अंतर्गत समापक भी है, रिसीवर भी है और कमिश्नर भी आता है। ये तीनों लोग न्यायालय का हर ऑफिसर क्या मान लिया जाएगा कि वो लोक सेवक है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते या कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे। तो दूसरा क्या है, किसी विधि के में या फिर किसी तथ्य के, तो ध्यान दीजिए, किसी विधि या फिर किसी तथ्य के बारे में अन्वेषण या रिपोर्ट करे। तो ऐसी दोनों ही श्रेणी में से ऐसा मान लिया जाएगा कि ये न्यायाधीश ये लोक सेवक है। विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण की रिपोर्ट करे तो उस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। क्या हुआ भाई? हाँ जी, चलिए जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। आवाज़ आ रही सभी लोगों को? हेलो? यस सर। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये बात की गई कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अन्वेषण या फिर रिपोर्ट करे। ठीक है, अगला जरा ध्यान दीजिएगा,
कोई दस्तावेज बनाए या फिर कोई दस्तावेज बनाए और या फिर उसको अधिप्रमाणित करे। अधिप्रमाणित का मतलब समझ गए, अटेस्टेड करना हो, या रखे उसे, या किसी संपत्ति या भार संभाले, या वो संपत्ति का व्ययन करे। देखिए किसी संपत्ति को क्या करे, उसको उसका भार संभाले। तो कई बार आपने देखा कुर्की वगैरह जब होती है तो कुर्की में भी ऐसे संपत्ति के लिए कर देते हैं, या व्ययन करने के लिए भी उसे आदेश दिया जाता है कि संपत्ति को वो कैसे यूज़ करना है या रखना है या उसे कहीं खर्च करना है। जैसे जो क्षय योग्य होती हैं, जल्दी खराब होने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी संपत्ति को भी वो बोल देते हैं कि इन्हें तुरंत ही वो किया जाता है। ऐसी संपत्ति को व्ययन के लिए बोल दिया जाता है। या देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, और उसे बेच करके जो धनराशि आती है उस धनराशि से वो यहाँ जैसा न्यायालय निर्देश करे उसके अनुसार उसे यूज़ किया जाएगा। या तो कोर्ट में जमा करा सकता है या राज शासन के खजाने में जमा करा सकते हैं। जब वो व्यक्ति आए तो उसे वापस भी दिलवा सकते हैं। ये न्यायालय के आदेशानुसार रहता है। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट का एक सेकंड के लिए ज़रा लाइन पर रहिए प्लीज़। एक सेकंड के लिए प्लीज़ लाइन पर रहिए। देखिए फिर का क्या कह रहे हैं यहाँ पर, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करें। या तो किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करें, या फिर यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करें, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो, तो भी हम उसे क्या मान लेंगे कि ये लोक सेवक है 4 पॉइंट के अनुसार। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। देखिए 5th नंबर पॉइंट पर हम एक बार नज़र डालते हैं। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य, ये भी क्या होंगे, ये भी लोक सेवक माने जाएंगे। 6 नंबर पॉइंट पर जरा हम ध्यान देते हैं। 6 नंबर पॉइंट पर हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, मध्यस्थ मतलब जब आप लोक अदालत में जाते हैं और वहाँ पर भी कोई सुनवाई होती है तो उस सुनवाई के अनुसार भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो सुनवाई करने वाले जो न्यायाधीश होते हैं उस समय वो मध्यस्थम का कार्य करते हैं, तो उनको भी लोक सेवक माना जाएगा। जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो तो उसे भी हम क्या मान लेंगे कि ये न्यायाधीश लोक सेवक है। 7 नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। परिरोध आप समझते हैं? अच्छा, परिरोध का मतलब क्या होता है और अवरोध का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ये 7 नंबर पॉइंट है कि हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। परिरोध में करने के लिए, तो परिरोध का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है परिरोध का मतलब एक्चुअली होता क्या परिरोध है? परिरोध मतलब किसी को कोई जगह पे बंद कर देना, हाँ। लाइक रूम वगैरह में ऐसे। अच्छा, अवरोध मतलब? अवरोध मतलब उसको कहीं पे जाने से रोकना, मतलब बंद नहीं करना लेकिन एक रास्ते से रोक लेना, जैसे कि ये अवरोध हो जाएगा सर। जी, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए परिरोध का जो मतलब होता है किसी भी एक सर्किल में किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर देना, मतलब बंद कर देना। आप बिल्कुल सही बोला, रूम में बंद कर देना परिरोध की श्रेणी में आता है। तो परिरोध का मतलब होता है एक आवरण, मतलब एक साइकिल में कहीं पर भी उसको बंद कर देना। और अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं अवरोध का मतलब है कोई व्यक्ति सीधे रास्ते से जा रहा है और उस रास्ते पर आगे हम बैरियर लगा दें, आप यहाँ से नहीं जा सकते, बैक हो जाइए, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रास्ते का अवरोध कर रहे हैं। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि वो अगर ऐसा करें, लेकिन परिरोध और अवरोध में केवल इतना सा ही डिफरेंस है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं
सब ये जो 8 नंबर पॉइंट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे या अपराधों की इत्तला दे, अपराधों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे, ये भी क्या मान लेते हैं, ये भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल है, बस केवल आपको इनको पढ़ते हुए जाना है और ये आसानी से क्लियर हो जाते हैं। बस इसमें ये ऊपर लिख दीजिए कौन कौन से ऑफिसरों की बात की गई है, पॉइंट्स के ऊपर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे 9 नंबर का पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा 9 नंबर में, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्ययन करे या सरकार की ओर से सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, सरकार के धन संबंधी हितों के संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, तो सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या मान लेंगे उसको हम कि ये भी व्यक्ति लोक सेवक है। तो इन पॉइंट्स पर आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, वैसे पढ़ लीजिए, जनरली आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, सभी को मालूम है इसके बारे में। चलो जब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट पर, 10 नंबर पॉइंट पर हम एक नज़र डालते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्गृहित करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, भी प्रमाणित करे या रखे, उसको भी हम क्या मान लेंगे कि ये भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। ये 10 नंबर पॉइंट में देखिए, गांव में या किसी में नगर में या जिले में सरकार की तरफ से कोई भी काम करता है, उसके द्वारा कोई भी सौंपा गया कोई भी कार्य है, तो भी हम उसे क्या मान लेंगे कि वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति जो कोई पद धारण करता हो, कोई भी व्यक्ति जो पद धारण करता हो, जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि वो व्यक्ति लोक सेवक है। 12वां पॉइंट पर थोड़ा सा ये बड़ा पॉइंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करें, हर व्यक्ति जो एक, इसका ये कंक्लूजन है 12वां नंबर, जो आपको एक पॉइंट तक ले जाएगा और जनरली आपको कंक्लूजन में हेल्प करने में मदद करेगा कि ये लोक सेवक है कि नहीं है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 12वां पॉइंट की, तो 12वां पॉइंट में सबसे पहले का नंबर पर ध्यान दीजिएगा, सरकार की सेवा में हो या वेतन में हो, सरकार से सेवा करता हो और उससे वेतन लेता हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। यही हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ था लास्ट में, जो कंक्लूजन के रूप में, वही देखिए वही लाइन यहाँ पर फिर से रिपीट की गई है। सरकार से क्या लेता हो, फीस लेता हो या कमीशन लेता हो, कमीशन के रूप में काम करता हो, तो हम उसे मान लेते हैं, या फिर वो पारिश्रमिक पाता हो, तो ये व्यक्ति क्या मान दिया जाता है कि ये लोक सेवक है। 6 नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत, राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा प्रभाव से सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी कंपनी हो, कोई भी जो कंपनी अधिनियम के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो 2013 के अनुसार हो या फिर 1956 के अनुसार हो, इसमें तो 1956 की बात की गई, तो हम 1956 को ही अमेंड करके 2013 और बाद में उसमें अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, बस कंपनी अधिनियम का नाम 1956 ही है। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसके अनुसार अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है जो सरकारी के रूप में है, तो भी अगर उसमें भी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो भी उसे हम क्या मानेंगे कि ये लोक सेवक है। लेकिन एक एक्सेप्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये VIP है।
नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हाँ। ठीक, आप लोग अपने डायरेक्टर में देख लो, उसमें लिखा है क्या है, हाँ तो हाँ, और उसमें लिखा है नहीं तो समझ लो नहीं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। स्पष्टीकरण में ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या फिर नहीं। ऊपर जितने वर्णन दिए गए उन सब में वो सब लोक सेवक हैं। स्पष्टीकरण नंबर 2 में जरा ध्यान दीजिएगा। जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी भी विधिक त्रुटि हो। अगर उसने पद धारण किया, कुछ समय के लिए किया, तो उस समय जब उसने कोई कार्य किया है तो ऐसा माना जाएगा जैसे वो कार्य किसी लोक सेवक के द्वारा ही किया गया है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा 3rd नंबर पॉइंट पर। निर्वाचन क्या होता है? देखिए निर्वाचन मतलब वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। निर्वाचन शब्द में किसी विधायी, नगरपालिक या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे ही प्रारूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का घोतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि द्वारा या अधिनिर्वाचन के रूप में भेद की गई हो। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का कोई सिलेक्शन हो या कुछ भी होता है तो उसके लिए क्या होता है, चुनाव प्रणाली रखी जाती है। कैसे चुनाव होगा, एग्जाम कराए जाएंगे या कुछ भी किया जाए, तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रमाण करता है कि ये भी लोक सेवक है, कि यहाँ पर लोक सेवक के लिए ऐसा किया गया। क्लियर हो गया गाइस सभी को? चलिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 22 की तरफ। हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। सेक्शन 22 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि जंगम संपत्ति शब्दों से आश्रित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। कैसी संपत्ति आती है? मूर्त और अमूर्त दो तरह की संपत्तियां होती हैं। किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज़ के स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं? जंगम संपत्ति। ठीक, जंगम संपत्ति के अंतर्गत कैसी आती है? मूर्त संपत्ति आती है। और किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई, इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। देखो चल और अचल संपत्ति जो आप समझते हो ना, अचल संपत्ति में ये चली जाएंगी। अचल संपत्ति का मतलब जो चलायमान नहीं होती है, उसको हम यहाँ पे अचल संपत्ति बोल सकते हैं। या इसको जंगम के साथ यूज़ करना चाहें तो इसको लोग स्थावर संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। स्थावर संपत्ति भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 23 में सदोष अभिलाभ की बात करते हैं। सदोष अभिलाभ क्या है? सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है। कैसे कह रहे हैं कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ। अभिलाभ का मतलब उसे प्रॉफिट कमाना, और कैसे? विधि विरुद्ध के साधनों के द्वारा यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। कौन सा व्यक्ति? प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। कमलेश जी स्पीकर को थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए प्लीज जी। तो कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों को तो बिल्कुल आप ओपन करके दोबारा से कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। जो वास्तविक में वैध रूप से कोई व्यक्ति अगर वो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये व्यक्ति इसने सदोष अभिलाभ के द्वारा ऐसा किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी को? चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। और इसी में डेफिनेशन दी गई है सदोष हानि। अब हानि उठाने वाला भी कौन? जिसको वास्तविक में हानि होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति से अन्यथा कोई व्यक्ति अगर हानि उठा लेता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं कि ये सदोष हानि हो गई है। आप सदोष हानि के लिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ऊपर वाले में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात की गई। अब यहाँ पर सदोष हानि यानी कि रॉन्गफुल लॉस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। कैसे? क्या क्या है? सदोष हानि
यानी कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, ऐसे व्यक्ति को सदोष हानि हम कह सकते हैं। एक सेकंड के लिए गाइस रुकिएगा जरा। हाँ, नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब यह कहा जाता है कि जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है तब भी, जबकि वह सदोष अर्जन करता है कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब यह कहा जाता है कि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। अच्छा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सदोष हानि के बारे में। बेटा आदित्य, कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या आप लोगों को? यस सर, मेरी तरफ तो सर नेटवर्क वीक है सर, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। अच्छा, क्या है, बार बार आप लोग लेफ्ट हो रहे हैं ना, फिर बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मुझे ये बताइए कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही ना, तो हम अपना कुछ एडजस्ट करें यहाँ पर। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ सर वो मेरी और तरफ से बताइए। पुअर कनेक्शन कोई हो रहा है कोई सर, बात थोड़ा मौसम गड़बड़ है उस वजह से। जी जी। अच्छा चलिए, आप लोग अपना बैलेट जरूर अपने पास रखिएगा, कभी उसमें थोड़ा सा चेक भी क्रॉस चेक करते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। SMS मैडम आप बताइए, क्लियर आवाज़ आ रही कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है? अच्छा, तो फिर अगर नहीं समझ पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर पढ़ाने का। सभी का कर रहा है क्या? सर मेरी तरफ केवल वॉइस वर्जन चल रहा है सर, पीडीएफ वगैरह शो नहीं हो रही पुअर कनेक्शन की वजह से। PDF भी शो नहीं हो रही? ओहो, चलिए। नहीं, लेकिन सर खैर, मेरे पास बेयरक्ट है सर। डायरेक्ट है आपके पास? यस अगर सर। आप पढ़ पाओ तो फिर हम इसे कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर हम लोग, जब आप थोड़ा सा देख लीजिए कनेक्शन को रीस्टार्ट करके, अगर हो जाए तो उसे आगे कंटिन्यू करें। और कितने लोगों सर को और समस्या लोगों से पूछ लीजिए, और लोगों से पूछ लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम उनको हो तो करिए, नहीं तो फिर कैरी ऑन करिए सर आप। चलिए जरा आप लोग थोड़ा सा बताइए प्लीज़, जो लोग यहाँ पे हैं, लाइन पे हैं, सब लोग बताइए जल्दी से। हाँ जी सर, आप लोग बताइए, थोड़ा सभी सर लोग बताइए। सर कैरी ऑन कीजिए। जी, सर कैरी ऑन कीजिए, कैरी ऑन करिए। ओके ओके, चलिए। ऋतु मैम आपको ठीक आ रही है? गजन जी क्लियर आवाज़ है? आपको स्क्रीन भी शो हो रही है ना सभी को? यस सर। चलो मैं दोबारा से स्क्रीन को फिर कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, और हो सकता है कि आपको फिर से क्लियर हो जाए वो। हाँ कहाँ है? हाँ, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्क्रीन शो हो गई सभी को, आप देखिए डायरेक्ट भी आने लगेगा। आदित्य जी आप हो लाइन पर? यस बेटा सर, अभी आदित्य, तक तो नहीं आया। यस सर हूँ। होने लगी शो? देखो अब आ नहीं गई है। आया सर। अभी भी नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता भाई, आना चाहिए। सर आप जारी रखिए ना सर, जारी रखिए सर आप। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग देखिए, है ना। ओके आ सर। जाएगा अभी, देखिए स्क्रीन मैंने दोबारा से शेयर की है, जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी तो हो सकता है कि अब आ जाए। चलिए, देखिए सेक्शन 23 हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से इसको दोबारा से देख लीजिए, जिनको दिक्कत हो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सदोष अभिलाभ क्या होता है। तो रॉन्गफुल गेन की बात कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक में उसे प्राप्त करना चाहता हो, जिसका हक हो, उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति उसका हक ले ले, तो वहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ सदोष अभिलाभ की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ। कैसे? जो विधि विरुद्ध साधन थे उनके द्वारा, जैसे चोरी कर लेना या कुछ भी ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ कर लेना, जिससे ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक हकदार था उसको ना मिल करके किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाता है। तो जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि ये इसने सदोष अभिलाभ कर दिया है। जैसे
ए नाम का अगर व्यक्ति, मान के चलते हैं हम यहाँ पर, कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए नाम का व्यक्ति है और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है, अपने आप को शो कर देता कि ये व्यक्ति एलिजिबल है, और बी का जो हक होना चाहिए था उसको ना मिल करके ए को मिल जाता है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि इसने सदोष अवलाभ कर लिया। नेक्स्ट जरा देखिएगा, सदोष हानि क्या होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 23 में ही दोनों की डेफिनेशन दी गई, ध्यान दीजिए। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है कि ऐसे जो विधि के अनुसार नहीं, विधि के विरुद्ध जाकर के अगर कोई किसी का नुकसान कर देता है, जिसका वैध रूप से हकदार जो हानि उठाने वाला व्यक्ति हो, उसको हम क्या मान लेंगे कि उसको सदोष हानि हो गई है। वास्तविकता से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन विधि विरुद्ध साधनों का उपयोग करते हुए कुछ लोगों ने उसको ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इस व्यक्ति ने इसकी सदोष हानि कर दी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सदोष अभिलाभ की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसे प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, दोनों में क्या है देखिए जरा यहाँ पर। सदोष व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, उसको सदोष अपने पास रखे रख रहा है, प्राप्त करने के बाद भी अपने पास ही रखे रखता है, तो उसे मान लेंगे कि उसने अभिलाभ प्राप्त कर लिया। और तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है, तब भी ऐसा माना जाएगा। अर्जन का मतलब होता है उसे कमाना या उसका उसको कर लेना, उसको अर्न कर लेना, इसको अर्जन की श्रेणी में आता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तो तब यह कहा जाता है कि जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, जो संपत्ति का वो उपयोग कर सकता है उसे उसको जान मिल करके अलग रखा जाता है, तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है, तो यहाँ मान लिया जाता है कि उसको सदोष हानि हो गई है। इतना क्लियर है गाइस सभी को? जल्दी से थोड़ा सा कंफर्म करें। यस सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस चलो अब सेक्शन 24 में चलिए जरा हम चलते हैं। बेईमानी से अगर हम किसी से बात करते हैं, डिसऑनेस्टली अगर कोई वर्कआउट करता है, तो बेईमानी से क्या होगा, इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि उस व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। देखिए जरा यहाँ पर दो चीज़ों की बात की, जो सेक्शन हमने 23 में पढ़ा था उसी के पॉइंट्स की अब डायरेक्ट ये बात करेगा। ऐसे ही इन शब्दों का मतलब पूरा जो सेक्शन आपने जो 7 पढ़ा हुआ था, सेक्शन 7 में पढ़ा था ना, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव क्या होगा, पद का भाव समझ में आया। सेक्शन जो 23 में सदोष अभिलाभ की बात की गई, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने सदोष अभिलाभ का मतलब वही रखा है जो सेक्शन 23 में था। ऐसे कई बार ये यूज़ होंगे बार बार सब, तो इनका मतलब वही होगा। तो देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं, बेईमानी से हम किसको बोल देंगे, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति सदोष अभिलाभ कारित करे, कि कोई व्यक्ति है वो सदोष अभिलाभ कारित कर ले और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा, और वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, तो यह कहा जाता है कि उसने बेईमानी कर दी। कौन सा है? सेक्शन 24। आप कोई व्यक्ति पूछे आपसे बेईमानी क्या होता है, बोले जब कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त कर ले और दूसरे को सदोष हानि पहुंचा दे, तो इसका मतलब है कि उसने बेईमानी से कार्य किया है। तो ये डेफिनेशन 24 के अकॉर्डिंग बेईमानी के लिए आप बता सकते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। यस सर। सेक्शन 25 पर जरा ध्यान दीजिएगा। कपट पूर्वक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कपट पूर्वक क्या होता है, कपट पूर्वक के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कपट पूर्वक के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है कि यदि उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। तो देखो यहाँ पर कपट पूर्वक की कपट की कोई बात तो नहीं की गई, डेफिनेशन नहीं दी गई, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ था। जब ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में आपने कपट पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा है? कौन सा सेक्शन है? 17 है ना भाई, कपट से रिलेटेड, जिसको आप फ्रॉड बोलते हैं। ठीक,
यही तो यस है। सर। तो कपट की डेफिनेशन तो हम वहाँ समझ चुके थे कि कपट क्या होता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर उन कपट के जो पॉइंट्स हैं अगर वो यहाँ इंक्लूड हो जाते हैं और कोई कार्य कपट के द्वारा करता है तो उसे कहा दिया जाता है कि कपट पूर्वक क्या होता है। यहाँ कपट की डेफिनेशन नहीं दी गई, यहाँ कपट पूर्वक की बात की गई। तो अगर कोई व्यक्ति कपट करे तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने कपट पूर्वक कोई कार्य किया हुआ है। सेक्शन 26 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, विश्वास करने का कारण क्या होता है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, क्यों रखता है कारण, तब यह कहा जाता है कि जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, विश्वास करने से अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण के थ्रू अगर इसको समझते हैं तो ज़्यादा जल्दी आसान हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये ए नाम का एक व्यक्ति है, तो ध्यान दीजिएगा, और इसका बी से जो रिलेशन है, बी ए का फादर है, कुछ भी मान लीजिए, कोई और रिलेशन मान लीजिए, या बी यहाँ पर भाई है, ब्रदर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर ए को लगता है कि जो बी है ना वो हमारे साथ हमेशा सही कार्य करेगा, कभी गलत कार्य नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जनरली आपने देखा होगा मूवीज़ में, ये जो ए नाम के व्यक्ति, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बी इसका भाई है। तो भाई को अगर यहाँ पे लालच आ जाए और वो यहाँ रोज़ का नुकसान करने लगे, तो यहाँ पर क्या ये क्या विश्वास कर रहा है, यहाँ पे ये वैश्वासिक संबंध है, जरा ध्यान देना। तो यहाँ इसके पास एक पर्याप्त कारण है कि ये मेरा भाई है, मेरे साथ कोई नुकसान नहीं करेगा। फिर भी अगर बीच संपत्ति को चुरा चुरा करके बेच रहा है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, आप कैसे विश्वास कर सकते हो, तो यहाँ पर कह सकते हैं विश्वास करने का कारण रखता है। तो ऐसे सब जगह आप मानते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट्स के जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, विश्वास करने का कारण, कि जो वो व्यक्ति पढ़ाएगा, सही डायरेक्शन देगा, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं। एक टीचर स्टूडेंट से क्या उम्मीद कर सकता है कि वो जैसा बता रहा है उसी के अनुसार वो कार्य करेंगे और वो सीधे सफलता तक जब पहुंचेंगे तो इसका श्रेय भी उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एक उम्मीद करते थे, क्या एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन है ना वो विश्वास करने का पर्याप्त कारण है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि एक दूसरे के साथ लोग चीटिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे बेटा और पुत्र का संबंध होता है, वो क्या होते हैं, सब विश्वास करने के कारण। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 27 पर देखिए, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में अगर कोई संपत्ति हो तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निर्मित उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक मतलब उसका जो सेवक है, या उसके सेवक के कब्जे में, जिसमें किसी ने क्लर्क वगैरह रख रखे हों, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। बात समझ में आ गई। अगर कोई संपत्ति कहीं पर, चलिए इसका एग्जांपल हम थोड़ी देर में आपको समझाते हैं, इसका स्पष्टीकरण भी पढ़ लीजिए पहले। लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दी गई कि कोई भी लिपिक या कोई भी सेवक है, भले ही वो अस्थायी है, और फिर भी अगर उसको दे दिया जाता तो भी ये मान लिया जाता कि उस मालिक के कब्जे में है। अब जरा देखो यहाँ पर नोटिस की जो तामील होती है, वो पढ़ा था आप लोगों ने, थोड़ा सा ध्यान देना, हम रिवाइज कर रहे हैं। नोटिस की तामील की बात आपने पढ़ी, कहाँ पर पढ़ी, CRPC में पढ़ी है ना सभी ने। तो यस सर। नोटिस की जो तामील होगी वो तामील कैसे हो सकती है, क्या परिवार के किसी सदस्य पर हो सकती है, हो सकती है। तो परिवार के सदस्य में किस किस को काउंट करेंगे, जो कुटुंब वाला मैटर था उसमें। अब उसमें कहा गया कि वहाँ पर नौकर को शामिल नहीं करेंगे हम, नौकर को परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो नोटिस की तामील अगर आप नौकर पे कर रहे हो तो नहीं मानी जाएगी, भाई परिवार के किसी सदस्य पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, वो भी कैसे, मेल परिवार होना चाहिए, मेल मतलब मैन होना चाहिए वहाँ पर, वुमेन्स पर आप नहीं कर सकते कि वहाँ पर महिलाएं मिली और महिलाओं पर आप तामील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मेल ही होना चाहिए, फीमेल की हम लोग बात ही नहीं करेंगे नोटिस में। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहे हैं कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति, मान लीजिए कोई चुराई हुई संपत्ति है और आपके घर पे रख जाए कोई, और किसके पास पहुंच जाए वो संपत्ति, आपकी पत्नी के पास में, या आपका कोई सेवक है उसके पास में रख दी गई है।
तो फिर या आपका कोई क्लर्क है जो आवक जावक में वो करता है, जैसे आप कॉलेज में जनरली आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो जमा करते हैं वो आवक जावक पर जाकर के जमा करते हैं। आवक जावक एक कार्यालय होता है जहाँ पर जितनी भी डाक जाती हैं या आती हैं तो इसका एक नंबर रिसीव होता है और वो वहाँ पर आवक जावक करके दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को रिसीव हो गया और या उस व्यक्ति ने डिस्पैच किया, तो उसका लेखा जोखा जो लगता है उसको हम आवक जावक बोल देते हैं। अब अगर देखेंगे यहाँ पर कोई व्यक्ति ने इस क्लर्क के पास में कोई भी चीज़ सबमिट कर दी, तो ऐसा मान लिया जाता है कि कॉलेज के जो हेड व्यक्ति है जिसके पास प्रेजेंट इंचार्ज है उसके पास पहुंच गया। तो वैसे ही हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। अब वही बात ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉलेज की जगह अगर किसी संपत्ति ये उसकी पत्नी या उसके पास किसी के पास पहुँच जाती तो ये मान ली जाती कि संपत्ति उस व्यक्ति के पास अभी प्रेजेंट में है, उसके कब्जे में है। इतना क्लियर हो गया? तो इस लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी के पास हो, लिपिक के पास हो या सेवक के कब्जे में हो तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो संपत्ति है ना उस व्यक्ति के कब्जे में है। ये तीसरा पॉइंट था। ठीक, चलिए। और सेवक को किस में कहा गया? अस्थायी रूप से भी अगर रखा है आपने तो भी थोड़ी देर के लिए भी वो भी मान लिया जाएगा कि वो लिपिक भी सेवक है। अब जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन 28 में जरा हम देखेंगे कूटकरण की बात करेंगे। कूटकरण मतलब एक चीज़ से दूसरी सदृश चीज़ बना देना, बिल्कुल वैसी ही हू कैसे हू बहू ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? हू बोलते हैं या हू बहू बोलते हैं? कोई बताएगा? किसी को पता है क्या? हेलो? हाँ सर, हु यस सर, बहू हु बोलते हैं या होता हू? है बेस्ट, हु बहू हैं? कमलेश जी बताएंगे, कमलेश जी बताइए कैसे बोलते हैं? हू बहू बोलते हैं, हू बहू बोलते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसे बोल देते हैं हू बहू, बहू को डरा रहे हो हम लोग, है ना? हू बहू। सीरियल देखे आपने कभी भूत वाले? अच्छा एक चीज़ बताइए, तो देख ले, तो सेक्शन हम 28 पर चलेंगे, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जो हू ऐसी आवाज़ें आती हैं ना वो कौन से सीरियल होते हैं वो, तो बताएगा क्या? हॉरर सर। अच्छा हॉरर होते हैं। तो हॉरर में जो भूत आता है जनरली तो सबसे ज़्यादा भूत कौन होते हैं? ही होते हैं कि सी होते हैं? सी, ओह सर सी। ही? अच्छा ही ऐसे कोई सीरियल देखे आपने जिसमें ही बना हो कोई भूत कभी? अगर ही बना भी होगा ना तो सीरियल उसमें, में सर, हाँ मूवीज उतना मूवीज इतना, में जरूर सर। हाँ अच्छा मूवीज में देखा होगा। तो सीरियल में जितने भी आप देखोगे, मैंने भी जितने भी सीरियल देखे हुए हैं उसमें जनरली फीमेल्स को ही बनाते हैं। और वो जब भूत आएगा भी ना तो ऐसे डरावने, जे लंबे लंबे बाल और वो बड़ी बड़ी आँखें, ऐसे देखते ना। और पीछे से वो ट्यूनिंग वाली आवाज़ चलती रहती है, मतलब भूत से तो आदमी नहीं डरा, उस वॉइस से ज़्यादा डर जाते हैं। तो जनरली रेशियो आप देखिए, देखिए सबके ऊपर कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ मैं। अब सीरियल की बात करें तो सीरियल में अगर आप देखेंगे तो जनरली वो सीक्वल बना, क्योंकि उनका जो किरदार होता है वो इतने अच्छे से निभा पाते हैं। अगर इसको आप पॉजिटिव वे में देखें तो अगर हम एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं, क्या ही से ज़्यादा सी क्रिएटिव है? तभी तो उनको बनाया जाता है, मतलब उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ही की अपेक्षा। इसलिए लड़कों से बोलते हैं सब जितने भी ही हैं, भैया यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए मेहनत करके पढ़िए, आपको भूत बनने का मौका भी नहीं मिलेगा सीरियल में। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से रखता है, इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, यह संभाव जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। कूटकरण का मतलब समझ में आया? एक चीज़ के सदृश ठीक वैसी ही चीज़ बना देना और उससे उस दूसरे व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि ये जो चीज़ बनाई गई है बिल्कुल ओरिजिनल है, तभी हम इसको क्या माने कि उस व्यक्ति ने कूटकरण कर दिया, जब ओरिजिनल जैसा दिखे तो। अब जरा यहाँ पे स्पष्टीकरण पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पष्टीकरण में अगर हम बात करें यहाँ पे तो कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, ये आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो, बस दूर से दिखने में वो वैसे लगना चाहिए कि इसमें
बिल्कुल वैसी ये चीज़ हो सकती है, व्यक्ति विश्वास कर ले। स्पष्टीकरण नंबर 2 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं। 2 में कह रहे हैं कि जब कि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सदृश कर दे और सदृश ऐसा कि तद द्वारा व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तथ्य प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव जानता था कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। जैसे आपने एक 100 का नोट बनाया, 100 का नोट बनाया मान लो ऐसे, और बिल्कुल एक जैसे वैसे बना दिया जैसे कि ओरिजिनल बनता है जनरली। अगर ओरिजिनल बनता है वैसे ही आपने अगर उसको बना दिया तो फिर क्या होगा, लोग जो भी उसको देखेंगे उनको ऐसे ही लगेगा ना कि बिल्कुल ये ओरिजिनल ही है। और जब उनको लगेगा ओरिजिनल है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि उसने यहाँ पर कपट वो कर दिया है, क्या कर दिया है यहाँ पर, कूटकरण कर लिया है। ठीक, इतना समझ में आ गया सभी को? हेलो यस सर। हेलो यस सर। गाइस, तो बोल नहीं रहे हो? आ गया अच्छा, सर। आ गया तो ठीक। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन हम लोग 29 पर चल रहे हैं। दस्तावेज क्या होते हैं, दस्तावेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो देखिए सेक्शन 29 पर, देखो क्या है सेक्शन 29, प्लीज ध्यान दीजिएगा। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। स्पष्टीकरण में ज़रा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन को आप एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दस्तावेज का मतलब क्या है, सेक्शन 29 आप पढ़ रहे हैं। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है, कोई भी शब्द हो सकता है जिसको किसी पदार्थ पर ध्यान देना, पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा। तो पदार्थ मतलब कुछ भी हो सकता है। पदार्थ का मतलब पत्थर पर, स्लेट पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, कहीं पर भी हो सकता है। अंकों द्वारा, या तो पहली बात की गई अक्षरों द्वारा, दूसरा बात की गई अंकों द्वारा, तीसरी बात की गई चिन्हों के साधनों द्वारा, या फिर उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने का आश्रित हो या उपयोग किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये दस्तावेज है। अब जैसे यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, वो मैं आपको नीचे यहाँ समझाता हूँ। जैसे आप चाहो, बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है, मुख्तारनामा दस्तावेज है, और मानचित्र पर या रेखांक दस्तावेज है जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है, या जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह भी दस्तावेज है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्पष्टीकरण नंबर 2 पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान देंगे। इससे पहले हम स्पष्टीकरण नंबर 1 पढ़ लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा किस पदार्थ पर, ये तत्वहीन है किस साधन द्वारा किस पदार्थ पर अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं है, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बात तथ्यहीन है। लेकिन अगर उसने बनाया हुआ है पत्थर पर या किसी भी चीज़ पर ऐसे बनाया हुआ है, तो उसको हम दस्तावेज मान सकते हैं जहाँ पर उसको साबित करने की आवश्यकता हो। दृष्टांत में ज़रा ध्यान दीजिएगा क्लियर। किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जो संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, दस्तावेज है। अब हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, एविडेंस एक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ, सभी ने पढ़ा है ना गाइस। एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसमें भी दस्तावेज की बात की गई है कि दस्तावेज क्या है। तो सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पर पत्रों पर, अंकों से, शिलालेख पर, ये सब क्या होते हैं, ये सब मान लेंगे कि ये सब दस्तावेज की कैटेगरी में आते हैं। तो आईपीसी में सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग बताया गया है, एविडेंस में सेक्शन 3 में है। सेम वही डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर बस ऊपर नीचे हो सकता है इसका, बस। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब स्पष्टीकरण नंबर 2 पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्पष्टीकरण नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ
वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त हो या ना हो। कोई व्यक्ति बोलकर बताए ना बताए, अगर उसने डायग्राम बना दिया और ऐसा लगने लगा है तो बिल्कुल ये मान सकते हैं कि ये मानहानि जैसा। जैसे कई बार आप कार्टूनिस्ट को देखते हैं ना, वो ऐसी फ़ोटो बना देते हैं, ऊपर बड़ा सा मुंह नेताओं का, पेट बड़ा सा पेट बना दिया और पैर ऐसे छोटे से बना दिया, ऐसे नीचे से देखते हैं कभी कभी ऐसे, और आँखें ऐसी बना दी क्रूर सिंह की तरह। तो क्या ये ऐसा मान सकते हैं? हाँ, लेकिन वो जो कटाक्ष करने वाले होते हैं इनको मानहानि की श्रेणी में नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये थोड़े से बच जाते हैं। नहीं, बाकी अगर ऐसा कुछ भी बनाया गया है तो बिल्कुल वो मानहानि की श्रेणी में आ सकता है, जो उनकी छवि को धूमिल करे। तो यहाँ पर आप देखिए, कटाक्ष का मतलब ये है कि सरकार से आप अपनी बात कह सकते हो, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती, वो हम लोग मानहानि में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आप बता सकते हैं। तो ऐसे भी अगर देखेंगे तो अभिव्यक्त रूप से ऐसा बिना कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डायग्राम बहुत सारी चीज़ें कुछ कह रहे हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, चारा ऐसे बना हुआ रहता है और इधर किसी को बना देते हैं और वो खा रहे होते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ, लोग समझ जाते हैं कि कुछ कोई घोटाला हुआ है इसका, और इस टाइप से ऐसे। और कुछ लोग ऐसे राशन पानी जनता का रहता है और कुछ किसी एक व्यक्ति को बना देते हैं, ऐसे खाता हुआ दिखाते हैं, तो ये क्या शो हो रहे हैं, ये सब ऐसे होते हैं कि ये एविडेंस के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट दृष्टांत में यहाँ पर क्या करें, का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेशानुसार दे अपना नाम लिख देता है। पीठ मतलब बैक साइड में। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए, जो भी इसको लेके जाए उसका भुगतान कर दिया जाए। इसके पीछे अगर बैक पे किसी ने साइन कर दिए तो पृष्ठांकन दस्तावेज है, और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि मानव हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या तत्व प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। इसको थोड़ा सा VIP कर लीजिएगा, यहाँ से ये वाला कैसा चेक का जो धारक के पीछे जो चेक ये ऐसा रहता है ना, इसके बैक साइड पे अगर आपने ऐसे कोई भी साइन बना दिए हैं वहाँ पर और दूसरा व्यक्ति भी ऐसे साइन बना तो उसको क्या करा सकता है, तो इसका मतलब है ये साइन का कि इस व्यक्ति को आप वो करिए, भुगतान कर दीजिए। इसका मतलब ये है। कहाँ लिखा है ये आप इलस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 29 में। अब 29 का कौन सा? स्पष्टीकरण नंबर 2। ये जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये ठीक, इसमें यहाँ पर किया गया। हाँ, ये इन लाइनों में से यहाँ पर जो VIP है, क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। ये VIP इन लाइनों में से एक आध लाइन एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो हम आपको, जैसे आज हमने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हुए हैं CRPC के, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है हम आपको आगे फिर कंटिन्यू करवाते जाएंगे। चलिए गाइस, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग चलते हैं। सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थक जाइए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, भैया थक गए हो आप। हेलो, अगर आप लोगों को लगे कि आप थक गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम कुछ रिलैक्स अगले दिन के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है गाइस? हेलो, आप लोग हैं यहाँ पर? ओके ओके जी, बता दीजिएगा। सेक्शन 29A में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नाम में दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की वहाँ पर डेफिनेशन दी गई। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको माने जाएंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक में ही आते हैं। इन सब की डेफिनेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। चलिए सेक्शन 30 की तरफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन 30 में बात की गई मूल्यवान प्रतिभूति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मूल्यवान प्रतिभूति। अब मूल्यवान प्रतिभूति क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मूल्यवान प्रतिभूति उस दस्तावेज के घोतक हैं। कौन से दस्तावेज आपने अभी पढ़ा था सेक्शन 29 में, ठीक है? इनको थोड़ा सा ऐसे रिवाइज करते चलिए और यहाँ पर आगे देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, उस दस्तावेज का घोतक है जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए
या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, या तो विधिक दायित्व के अंतर्गत है या नहीं है। तो यहाँ पर ये डिसाइड इसको होना चाहिए। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका इलस्ट्रेशन थोड़ा सा पढ़िए। एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। विनिमय पत्र बिल्कुल चेक की तरह होता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र पर अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति होती है। ठीक। अब जैसे आपने चेक पर पिछले वाला जो देखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट दस्तावेज के पीछे अगर किसी ने लिख दिया है चेक पर, तो वो इंडोर्समेंट की प्रोसेस होती है। एक्चुअली होता क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कोई भी आप चेक को लेते हैं या कोई भी चीज़ों को लेते हैं जो जनरली आपने देखी होंगी, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम चेक के बारे में थोड़ी सी बात करें, कोई भी चीज़ जो चेक है या उसके पीछे आपने वारंट, समन, ये भी आपने पढ़े होंगे, इनमें आप एक चीज़ देखेंगे कि उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है, समन, वारंट और इसके पीछे, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे ये मान लेते हैं हम चेक है, ठीक। तो चेक के ऊपर फर्स्ट पेज पर तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, नेम, अमाउंट, ये डेट का कॉलम मान लेते हैं, और यहाँ सिग्नेचर, ये बैंक डिटेल होती है यहाँ पर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब अगला जरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो बैक साइड, इसको अगर आप पीछे चेंज पलट लें तो ये बैक साइड हो गया इसका। और बैक साइड पर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ये साइन करता है, दूसरे व्यक्ति से साइन करा देता है, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को कैश पेमेंट कर दिया जाए। दो तरह के चेक मिलेंगे, एक तो एसी पे होता है, इसमें इस एंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती है इसकी। और जो एसी पे नहीं होते हैं, कैश पेमेंट के लिए कि धारक को पेमेंट कर दिया जाए, तो एक व्यक्ति से यहाँ साइन करवाएंगे और जो व्यक्ति चेक दे रहा है वो यहाँ साइन कर देगा। इसका मतलब है कि इसने इसके सिग्नेचर को वेरीफाई कर दिया, कहा कि इस व्यक्ति को अमाउंट दे। तो जब अब बैंक में कोई व्यक्ति जाएगा तो वो एक साइन इसके जैसे और यहाँ करवाएगा और चेक को कैश कर देगा। तो ये जो प्रोसेस थी वो क्या थी, एंडोर्समेंट। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम मान लेते हैं कि ये वारंट है या समन है। अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर कराना, मतलब जो ज्यूरिडिक्शन न्यायालय का, उस ज्यूरिडिक्शन से दूसरी जगह जाना, जैसे मान लीजिए ग्वालियर के कोर्ट ने कोई यहाँ पर समन इशू किया या वारंट इशू किया और वो जाकर के भिंड में सर्व कराना हो, तो भिंड में क्या करेंगे, ग्वालियर का कोर्ट उस भिंड के कोर्ट को भेज दे। अब जैसे ये कोर्ट यहाँ पर जाएगा तो वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जा भेज सकते हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पीछे या कोई भी जो न्यायालय यहाँ सर्व कराएगा, तो आगे तो जो लिखा है ना, इसको कोई काटेगा नहीं ना, इस पर कोई छेड़खानी करेगा। इसका जो बैक साइड है उसको पीछे ऐसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप जहाँ पर ये ऐसे चेंज किया तो यहाँ पर क्या होगा, जब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट देखिए। अब जब भिंड के न्यायालय में गए तो भिंड का न्यायालय क्या करेगा, इसके बैक साइड पर एक एंडोर्समेंट कर देगा यहाँ पर, और जिसको आदेशित करना होता है उसको अग्रेसित कर देता है, यहाँ पर लिख करके अग्रेसित ऐसे लिख देंगे। अब ये जो अग्रेसित लिखा हुआ है इसके अनुसार वो आगे सर्व किया जाएगा किसको, वो ऑफिसर जा करके वहाँ पर समन है या वारंट है उसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर जा करके उस व्यक्ति तक पहुँचवाएगा, या उसे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करवाएंगे। जैसे भी प्रोसेस यहाँ निर्देशित किया जाए उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये क्लियर हो गया इतना सभी को। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने यहाँ ब्रेक पर। तो वही बात करें कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पृष्ठांकन कर देता है तो पृष्ठांकन का जो मतलब होता है वही मतलब होता है, इसको हम एंडोर्समेंट बोल देते हैं। पीछे जो प्रोसेस की गई वो यहाँ पर एंडोर्समेंट की प्रोसेस थी। क्लियर हो गया गाइस सभी को। चलिए सेक्शन ये 31 में जरा ध्यान दीजिएगा। बिल की मतलब क्या होता है, ये वसीयती का दस्तावेज घोषक है। ये लाइन कई बार एग्जाम्स में पूछी गई, आप लोग इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, याद करना है इसको ध्यान से। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 32। सेक्शन 32 में जरा हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, इसकी ये बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं सेक्शन 32 में, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर होगा। तो किस पर होगा, अवैध लोपों पर। फिर अवैध लोप क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आप समझिए कार्य और लोप में अंतर क्या है।
तो यहाँ पर देखिए एक्ट और ओमिशन हम अभी आगे पढ़ाने वाले हैं। एक सेकंड देखिएगा गाइस, मैं आपको थोड़ा सा समझाई देता हूँ इसमें दिया गया है। एक सेकंड गाइस, लाइन पर रहिए प्लीज़। एक मिनट गाइस, लाइन पर रहिए प्लीज़। क्या हुआ, मैंने जल्दी कर दिया क्या? बेईमानी से हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों का कार्यालय, हाँ ये है, देखो जरा ध्यान दीजिए। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेक्शन 33 में कार्य की बात कर रहे हैं, लोक की बात कर रहे हैं, ये समझना ही है हमें। कार्य का मतलब है कि शब्द कार्यवाली का घोतक उसी प्रकार जिस प्रकार कार्य कि जब कोई अपराध किया जाए तो या तो वो कार्य करके कर दिया जाए, जैसे भाई खुद ही गए चाकू लिया और सामने वाले को मार दिया, तो आपने क्या कर दिया? कार्य कर दिया। लोक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर किसी लोक के द्वारा भी है। आपने देखा एक रास्ते में कुछ भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, आपको लग रहा है किसी व्यक्ति को मुझे मारना है वहाँ पर, तो आपको हटाना चाहिए और आपने नहीं हटाया तो वो क्या हो गया? लोप हो गया। या किसी व्यक्ति को आपको दवाइयाँ देनी होती हैं और आप उसे दवाइयाँ नहीं देते हैं, तो उससे स्वाभाविक है कि कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर लोप कर रहे हैं। तो यहाँ कार्य का मतलब एक्ट, लोप का मतलब होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब ये कि जब आपका कार्य करने का कर्तव्य हो और आप कार्य ना करें, उससे किसी व्यक्ति को अगर इंजरी हो जाए या नुकसान हो जाए तो हम उसे मान लेते हैं कि किसी लोक के द्वारा उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया है। ये क्लियर हो गया सभी को? अब सेक्शन 32 को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। अब लोप का मतलब आपको समझ में आ गया कि जहाँ कार्य करने का कर्तव्य हो और आप कर्तव्य ना करें तो फिर आपने क्या कर दिया? लोप कर दिया। लोप के अनुसार अपराध घटित हो गए। कई बार पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं इसी बात पर सस्पेंड हो जाते हैं कि कई बार वो अनदेखी कर जाते हैं, काम में बिजी हैं या किसी और कार्य की वजह से कोई अनदेखी कर दी है जहाँ पर उनको कार्य करना चाहिए था और वो नहीं करते, तो जिस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो कार्य में लोप माना जाता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। तो यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं वो कैसे मान लिएगा? जो भी कार्य किए गए तो क्या वो ऐसे किए गए कि अवैध लोप भी किए गए हैं? वैध लोप है तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर आवश्यक है कि भाई अब अगर सेना से कोई लड़ाई लग गई है और वहाँ पर उसको आगे बढ़ना है तो पीछे वाले को नहीं बचा सकता, कोई बात नहीं, तो बचाने का यहाँ कर्तव्य भी नहीं है उसका, वो आगे चले और आगे बढ़ता जाए और ऐसा कुछ करता है तो बिल्कुल वो कर सकता है, कोई इशू नहीं उसमें। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवैध लोगों पर भी ये बात करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया सभी का गाइस? अब हम यहाँ पर सेक्शन 34 को और 35 और 36 ये आने वाली क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस? तो इस क्लास में मैं यहाँ पर यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आपको ये सेक्शन को बार बार रिवाइज करना है जिससे ये आपको याद हो पाए। ठीक है गाइस? चलिए, और इनकी डिटेल देखने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर वीडियो डाल रखे हैं, आप चाहें तो पर्टिकुलर एक एक सेक्शन के बारे में भी वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। सेक्शन 34 से रिलेटेड मिल जाएंगे, बिल क्या है इसके बारे में मिल जाएगा आपको, कार क्या है इसके बारे में मिल जाएगा, मूल्यवान प्रतिभूति क्या है इसके बारे में भी मिल जाएंगे। इससे संबंधित जो केस लॉ भी है वो भी आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जा करके एक बार डिस्कस कर सकते हैं। चलिए गाइस, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी से बताइए। पूछना है किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो? नो सर। नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? चलिए गाइस, तो मैं अभी क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।